डायबिटीज़ या मधुमेह आज के समय में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन या फिर सामान्य से होने वाली बीमारी का नाम होता जा रहा है। करीब 14 टू 15% ऑफ पॉपुलेशन डायबिटीज़ से आज के टाइम पे अफेक्टेड है। तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली जो पूछे जाने वाला सवाल है, जो कि हमारे पेशेंट्स यूजुअली हमसे पूछते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आखिर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो रेंज है वो कितना होना चाहिए, कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको जाँचने के 2-3 तरीके हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से करने पे कितना रेंज नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जो आप फास्टिंग स्टेज में देते हैं ब्लड सैंपल, वहाँ पे ये जांच की जाती है। अब इसका जो रेंज होता है, अगर 70 से 100 यानी कि 100 से कम मिलीग्राम पर डेल आता है तो ये नॉर्मल रेंज कहलाता है। वहीं पे अगर ये 100 से 125 के रेंज में आता है तो ये प्री डायबिटिक कहलाता है। और जहाँ पे ये 126 से ज़्यादा इसका अगर रेंज इसका वैल्यू आता है, 126 से ज़्यादा अगर इसकी वैल्यू आती है तो ये डायबिटीज़ के उसमें कैटेगराइज किया जाता है, मतलब कि इसको डायबिटिक माना जाता है। वहीं पे दूसरा हमारा आता है पोस्ट प्रैंडियल। पोस्ट प्रैंडियल यानी कि जो खाने के 2 घंटे बाद आप टेस्ट करवाते हैं, खाने के 2 घंटे बाद आप ब्लड ग्लूकोज लेवल की जांच जब करवाते हैं तो उसको पोस्ट प्रैंडियल कहा जाता है। अब यहाँ पे जो रेंज है वो अगर 140 mg पर डेल से कम आता है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। 140 से 200 mg पर डेल के बीच में आने पे इसको प्री डायबिटिक मानते हैं, और जहाँ ये 200 को क्रॉस करता है उसको डायबिटिक कहा जाता है। सेम इसी तरीके से एक और होता है जिसमें HbA1c कहा जाता है, जो कि हेमोग्लोबिन में ग्लूकोज के लेवल को देखता है, और जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, यानी कि करीब 2 से 3 महीने के टाइम का हमें रिकॉर्ड देता है कि हमारे हेमोग्लोबिन में कितना ग्लूकोज का लेवल है। तो HbA1c एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है जो कि 2 से 3 महीने का आपका कंट्रोल दिखाता है ब्लड ग्लूकोज का। तो ये जो रेंज होता है, ये अगर 5.7% से कम आता है तब तो ये नॉर्मल है। 5.7 टू 6.4% के बीच में है तो प्री डायबिटिक है, और जहाँ पे ये 6.5 या उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तो वहाँ पे इसको डायबिटिक कंसिडर किया जाता है। तो ये तो बात की हमने कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। यहाँ पे मैंने बार बार एक टर्म का इस्तेमाल किया, प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि इसको डायबिटीज़ के ग्रुप में कैटेगराइज किया जाए। और जो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, अगर ये टाइमली डायग्नोज कर ली जाती है, टाइमली हमें अगर इस कंडीशन के बारे में पता चल जाता है, तो प्री डायबिटिक कंडीशन को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और ब्लड ग्लूकोज लेवल के कंट्रोल से, मतलब जो हम शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, शुगर कंट्रोल करके अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपरली मैनेज करके जो प्री डायबिटिक कंडीशन है इसको हम मैनेज कर सकते हैं, यानी कि डायबिटीज़ में बदलने से इसको रोक सकते हैं। क्योंकि जो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है ये बहुत ज़्यादा रिस्क भी होती है कि जो लोग प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे हैं उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टाइमली पता चलने पे प्री डायबिटिक कंडीशन को कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको रेंजेस बताएं, ये तो नॉर्मल रेंज के बारे में बात की। हम जब डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक कंडीशन की बात करते हैं तो जो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल के जांच है इसको हमें एक बार करवाने पे ही इसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए। टू चेक द कंसिस्टेंसी हमें एक से ज़्यादा बार टेस्ट करवा के, जाँच करवा के देखना चाहिए कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ताकि कंसिस्टेंसी को हम चेक कर पाएँ। सिमिलरली एक और क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं कि आखिर टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में डिफरेंस क्या होता है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में, कि टाइप 1 जो होता है बेसिकली जेनेटिक रिलेटेड होता है, और ये अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, यानी कि इनिशियल स्टेजेस जो होते हैं, स्टार्टिंग जो होता है वहाँ पे ही हमें पता चल जाता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में इसके बारे में पता चल जाता है। वहीं पे जो टाइप 2 होता है वो बेसिकली लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़ होता है, और ये नज़र आने में या समझने में टाइम लगता है, इसको होने में टाइम लगता है। तो इस वजह से लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डायग्नोज होता है, वहाँ पे पता चलता है, वहाँ पे ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे कि मैंने बताया कि ये जेनेटिक रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो ये बेसिकली ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी, हमारे पैनक्रियाज में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको अटैक कर देता है, तो इस वजह से टाइप 1 होता है।
हालाँकि दोनों में ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जो होता है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है दोनों के। इस वजह से जो फीचर्स होते हैं, जो सिम्पटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि ये किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से हमें अफ़ेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से इसको इन दोनों को मैनेज किया जाए। तो टाइप 1 जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे ऑटो इम्यून है और जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पे टाइप 2 में क्या होता है कि हमारे शरीर में या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या फिर होने पे मतलब कि इंसुलिन जो है वो इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है पर हमारा शरीर उस इंसुलिन को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और इन दोनों कंडीशंस में ब्लड ग्लूकोज लेवल अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे डालता है। तो ये तो थी कि कैसे होता है। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो टाइप 1 की एग्जैक्टली क्या रिस्क फैक्टर्स उनके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। बहुत ज़्यादा नॉलेज टाइप 1 के बारे में हालांकि नहीं प्रेजेंट है। टाइप 2 बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल रिलेटेड है, आपके एथनिसिटी भी इसकी जो रिस्क है उसको डिफाइन करता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, वेट है, वेट इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि टाइप 2 के रिस्क फैक्टर में आ सकते हैं। जो सिम्टम्स है अगर उनकी बात करें तो टाइप 1 में काफ़ी जल्दी सिम्टम्स हमें नज़र आ जाते हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ नज़र आते हैं, इसलिए ये मिस नहीं होते हैं। ये हमें हालांकि एनी हाउ समझ आ ही जाते हैं कि डायबिटिक के सिम्टम्स हैं, उनकी जांच की जाती है और उसके बारे में पता चलता है कि हाँ डायबिटिक की कंडीशन है। अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में ही हमें समझ आ जाता है, पता चल जाता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके जो लक्षण होते हैं उनको आने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसका कोर्स ऑफ जो टाइम जो प्रोग्रेशन होता है वो काफ़ी स्लो होता है। तो इस वजह से कई बार होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ का जो केस होता है वो मिस हो जाता है। काफ़ी टाइम बाद जब इसकी सिवियरिटी बढ़ती है पेशेंट्स में, उस टाइम पे पता चलता है कि जो पेशेंट है, सो कॉल्ड पेशेंट है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें कि किस तरीके से इन दोनों डायबिटीज़ को मैनेज किया जाता है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है, उसी से ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं है, उसके सेल का ही डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन टाइप 2 में हालांकि कुछ एक केसेस में वहाँ भी इंसुलिन लेना ही पड़ता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन टाइप 2 की कंडीशन में लेना ही पड़े। दवाई है, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल यानी कि आपके जीवन शैली में बदलाव लाकर के भी आप टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि ये हमेशा नहीं कहा जा सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। कुछ एक कंडीशंस में टाइप 2 रिवर्सिबल भी देखा गया है। तो टाइप 2 को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि वेट मैनेज करना, एक्सरसाइज को इंक्लूड करके अपने ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करना और खान पान में चेंजेस लाना, उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं उनको ढंग से लेना और फॉलो करना। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने में यहाँ पे भी इंसुलिन दिया जाता है, पर हर केस में नहीं। अगर हम ये तो थी मैनेजमेंट की बात। अगर हम क्योर और ट्रीटमेंट की बात करें या फिर प्रिवेंशन की बात करें, तो टाइप 1 को प्रिवेंट करने का सच कोई भी तरीका एट प्रेजेंट नहीं मौजूद है। इसके बारे में भी रिसर्च वर्क चल रहा है। लेकिन टाइप 2 को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे तरीक़ों से मैनेज किया जाता है, तो उन्हीं तरीक़ों से इसको प्रिवेंट भी किया जाता है। कई बार ये देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट करके रिमिशन में भी डाला गया है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस थे टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, उसके बारे में हमने बात की। उसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो नॉर्मल रेंज होता है उसके बारे में भी हमने बात की। इसके अलावा भी अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड या मधुमेह से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो हमारे इससे भी डायबिटीज़ से जुड़े और भी कई सारे वीडियोस हैं जो आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी डायबिटीज़ के लिए जो जानकारी है वो बढ़ेगी। और कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।